ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। मेरे पास 2 ग्राम सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सॉरी, यहां छोटी सी गलती कर दिया हूं लिखने में, सोडियम बाइकार्बोनेट का, और कुछ वोलेटाइल इनर्ट इंप्योरिटी है मेरे पास। इनको स्ट्रांगली मैंने पहले हीट किया, जो CO2 निकला उसको 50 ml NaOH सॉल्यूशन में मैंने पास करवाया। अच्छा, NaOH जो है वो यहां पर रिक्वायर्ड अमाउंट से थोड़ा कम है, जिस कारण पे कुछ हो रहा है मुझे नहीं मालूम, वो हमें सोचना है। वो जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर जब हम फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डालेंगे तो उसको टाइट्रेट करने के लिए 5 ml 1 मोलर HCl चाहिए ना। उसी पे मैंने अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिया, तो सेकंड एंड पॉइंट पाने के लिए मुझे 15 ml 1 मोलर HCl का रिक्वायरमेंट रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रांगली हीट करने पर रेसिड्यू बना है, इस पे जब हम एक्सेस BaCl2 डालेंगे तो एक्सेस BaCl2 डालने पर 0.985 ग्राम बेरियम कार्बोनेट जो है वो हमारा प्रेसिपिटेट हो रहा है। ये चीज बोला हुआ है। तो डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaHCO3 इन द सैंपल, ये हमारा सवाल है। ओके, सो हीटिंग करने पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोला है, ध्यान देना। ठीक है, तो NaHCO3 जो हमारा एक अल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट है, तो 2 टाइम्स NaHCO3 हीट करने पर देगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट इस पर हीट करने पे हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। नाउ ये दोनों CO2 जो है वो NaOH से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है। अच्छा, अगर देखो NaOH मेरा एक्सेस में होता तो सीधा Na2CO3 बनता, लेकिन बोला है NaOH जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट से थोड़ा कम है। तो ध्यान देना, CO2 और NaOH में 2 रिएक्शन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है Na2CO3 प्लस वाटर, और दूसरा जो और एक हो सकता है, एक NaOH के साथ एक CO2 रिएक्ट करके हमें बाइकार्बोनेट दे दे। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो बाइकार्बोनेट ही बनता है, और वो बाइकार्बोनेट फिर एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट करके ये हम मान सकते हैं कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। अगर NaOH एक्सेस में है फिर तो ये कन्वर्जन कंप्लीट होने वाली है, बट यहां पर अगर एक्सेस में नहीं है तो कन्वर्जन कंप्लीट जो है वो तो डेफिनेटली हमारा नहीं होने वाला है। यहां तक मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है जो करना क्या है। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 50 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर सम Na2CO3 है और सम NaHCO3 है। मान लो ये वाला जो है ये हमारे पास है X मिलीमोल, और NaHCO3 जो है वो हमारे पास है Y मिलीमोल। ठीक है, ओके। जब हम फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डालेंगे, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डालेंगे तो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में तो NaHCO3 हमारा रिएक्ट ही नहीं करने वाला है। फेनोल्फथालीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में तो हमारा जो है
NaCO3 रिएक्ट ही नहीं करेगा, केवल रिएक्ट जो करेगा वो तो बहुत बार लिखा हूं, अब थक गया हूं लिखते लिखते। Na2CO3 प्लस H प्लस हमें देता है NaHCO3 प्लस Na प्लस। ये हमारा फेनोल्फथालीन इंडिकेटर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैं एक चीज डायरेक्टली लिख सकता हूं, जितना मिलीमोल Na2CO3 उतना ही मिलीमोल H प्लस। तो X हमारे पास डायरेक्टली आ गया 5 into 1, तो X जो है वो है मेरा 5। X जो है वो है मेरा 5। अच्छा, अब मेरे पास जो हुआ है, हमारे पास X प्लस Y मिलीमोल NaHCO3 का फॉर्मेशन हो गया है। Y जो कि पहले से ही है और X अब हमारा पैदा हुआ है। तो जब हमने इंडिकेटर को मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर रखेंगे, जब हम इंडिकेटर को करेंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तो वहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है? वहां पर रिएक्शन सिंपल हो रहा है, NaHCO3 H प्लस CO2 तो टोटल जितना मोल बाइकार्बोनेट उतना ही मिलीमोल तो हमारा H प्लस चाहिए होगा। बट X मेरा 5 है, तो Y जो है वो है हमारा 10। तो टोटल मिलीमोल्स ऑफ जो हमारा Y है बाइकार्बोनेट, वो हमारा हो गया है 10। सो इनिशियल millimoles of NaHCO3, initial millimoles of initial millimoles of CO2 कितना है जो हमने एब्जॉर्ब करवाए थे यहां पर। ध्यान दो, जितना बाइकार्बोनेट बनता है उतना, और जितना कार्बोनेट बनता है उतना, हाँ कि ना? हाँ, कुछ जगह पे 2NaOH के साथ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना कार्बोनेट बना है उतना, और जितना बाइकार्बोनेट बना है उतना। तो इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ CO2 सिंपली हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, समझ में आया? तो इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ CO2 जो है वो हमारा 15 मिलीमोल्स है। अच्छा, नाउ ये CO2 का दो सोर्स है, या तो वो NaCO3 से आया है या तो वो CaCO3 से आया है। तो अब मैं उस वाले लेवल पे आता हूं जो इनिशियल जो मिक्सचर है, उस वाले मिक्सचर पे मान लो हमारे पास A मिलीमोल CaCO3 है और B मिलीमोल NaHCO3 है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, CaCO3 का एक से एक CO2 पैदा होता है, NaCO3 में 2 से 1 CO2 पैदा होता है। तो मैं लिख सकता हूं A प्लस B/2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 15। ये हमारा एक इनिशियल रिलेशन जो है वो हमारा आ चुका है। A प्लस B/2 जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 15। दैट्स द इनिशियल रिलेशन जो मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अगला रिलेशन कहां से आएगा? यहां पे आ जाओ। अच्छा, जो हमारा यहां पर रेसिड्यू बना था
वो रेसिड्यू में दो चीज था, या तो कैल्शियम ऑक्साइड था या तो Na2CO3 था। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम क्लोराइड में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो केवल एक ही होगा, BaCl2 प्लस Na2CO3 हमें बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट देगा और साथ में बनेगा NaCl, जो कि हमें भाड़ में जाने दे। तो बेरियम कार्बोनेट का जो हमारा मोल्स होगा वही Na2CO3 का मोल्स होगा। बेरियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? बेरियम इज 137, कार्बोनेट जो है वो होता है 60, तो 197, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 हमारे पास कितना रेसिड्यू में था? 985 बाई 197, दैट इज इक्वल्स टू 5। और एक Na2CO3 को पैदा करता है 2 NaHCO3, तो 5 मिलीमोल अगर Na2CO3 था तो सिंपल सी बात है, मिलीमोल्स ऑफ NaHCO3 that must be equals to 10। हमारे पास 10 मिलीमोल NaHCO3 प्रेजेंट था स्टार्टिंग में, तो B का वैल्यू जो है वो 10 है, यहां पर पुट कर दो तो A का वैल्यू भी हमारे पास आ रहा है 10, तो मिलीमोल्स ऑफ CaCO3 भी हमारा 10 है। सो मास ऑफ NaHCO3 हमारे पास क्या आएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल्स टू 0.84 ग्राम। और ये हमारा 2 ग्राम सैंपल पे था, तो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 that is 0.84 divided by 2 into 100, that is equals to 42%। जो हमारा परसेंटेज ऑफ NaHCO3 होगा that will be equals to 42%। and similarly अगर मैं M of CaCO3 जो होगा वो कितना होगा? 10 into 10 to the power minus 3 into 100, that is equals to 1 gram। तो परसेंटेज CaCO3 1/2 into 100, that is equals to 50%। और बाकी 8% जो है वो हमारा इंप्यूरिटी है। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर शानदार क्वेश्चन है ये वाला, ढंग से हमें इसको समझना है। ओके दोस्तों, तो एसिड बेस टाइट्रेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे पास 1 ग्राम सैंपल है, सॉलिड NaOH और उसके साथ कुछ इनर्ट इंप्यूरिटीज है। इसको मैंने एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे टाइम के लिए एक्सपोज कर दिया, तो उस कारण पे NaOH का कुछ हिस्सा जो है वो हमारा Na2CO3 में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने पूरा चीज को पानी में घोल दिया और घोलते हुए वॉल्यूम बना दिया 100 ml। उसका 20 ml का एक पोर्शन लिया और उस पर मैंने लिया मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तो उसको टाइट्रेट करने के लिए हमें चाहिए हो रहा है 16 ml 0.25 मोलर HCl। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरा एक यहां पर लिखना भूल गया, सॉरी, दूसरा में एक अगर 20 ml का मैंने प्रोपोर्शन लिया और उसमें फिनोफ्थेन इंडिकेटर डाला, तो उस पर मैंने डाल दिया 50 ml 0.1 मोलर HCl, बट उसको बैक टाइट्रेट करने के लिए हमें इतना बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो इनिशियल मास परसेंट ऑफ NaOH
in the original sample and mass percentage of Na2CO3 in the sample after exposure, ये सारे के सारे चीज हमें निकालनी है। तो देखते हैं एक एक करके कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर NaOH का एक पोर्शन गया है, तो डेफिनेटली CO2 के साथ जो रिएक्ट किया है वो हमारा किया है Na2CO3 प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन डेफिनेटली हमारा हुआ है। अच्छा, नाउ अगर मेरे पास है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, अगर मान लो मेरे पास है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के प्रेजेंस में क्या हुआ है? दो रिएक्शन होगा, एक तो NaOH प्लस HCl, वो तो टाइट्रेशन होगा ही होगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और Na2CO3 प्लस 2 टाइम्स HCl हमें देगा 2 टाइम्स NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। यह है मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, मिलीमोल्स ऑफ HCl कितना है? 16 ml 0.25 मोलर, तो दैट विल बी 16 into 0.25 and that will be equals to 4। मैंने और एक चीज मान लेता हूं, जो मेरा 20 ml पोर्शन है, जो मेरा 20 ml पोर्शन है, हर एक 20 ml पोर्शन में A मिलीमोल मेरे पास NaOH है मान लो, और B मिलीमोल Na2CO3 है मान लो। A मिलीमोल NaOH है मान लो, और B मिलीमोल Na2CO3 जो है वो है मान लो। अच्छा, NaOH का एक के चलते तो एक, तो A प्लस 2B दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर। तो अगर मैं फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर के प्रेजेंस में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो NaOH का तो नॉर्मल टाइट्रेशन होगा, NaOH का तो नॉर्मल टाइट्रेशन होगा क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो कोई भी इंडिकेटर हो टाइट्रेशन तो होना ही होना है। और Na2CO3 जो है उसका क्या होगा? NaHCO3 प्लस NaCl। अच्छा, ध्यान दो, यहां पर जो हमारा मिलीमोल्स ऑफ H प्लस रिएक्ट किया, जो मैं लिख रहा हूं ध्यान दो, समझ पा रही हो या नहीं? देखो, मैंने HCl डाल तो इतना दिया था, लेकिन बैक टाइट्रेशन के कारण बाद में कुछ टाइट्रेट हुआ है। बेरियम हाइड्रोक्साइड 1 से 2 OH माइनस मिलता है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा बैक टाइट्रेशन वाला पार्ट को, लाइक दिस। तो दिस इज 5 माइनस 1.8 दैट इज इक्वल्स टू 3.2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास अगला रिलेशन आ जाएगा A प्लस B दैट इज इक्वल्स टू 3.2। सो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो,
B आ जाएगा मेरे पास 0.8, A आ जाएगा मेरे पास 2.4। और ये जो है ये हमारा 20 ml पोर्शन में था। Therefore, in 100 ml, अगर मैं 100 ml के सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, यानी 20 ml में जितना है उसका 5 गुना, तो 2.4 into 5 is 12। सो हमारे पास 12 मिलीमोल NaOH जो है वो हमारा बचा हुआ था। ठीक है, और 0.8 into 5 that is 4 मिलीमोल Na2CO3 प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, राइट, वी आर डन। अच्छा, तो इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितना था? जितना बचा हुआ है वो पूरा, और जितना Na2CO3 पैदा हुआ है उसका डबल। अच्छा, वो मैंने यहां से भी निकाल सकता था। ध्यान देना, मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में भाड़ में जाए कौन रिएक्ट कर रहा है, कुल मिला के जितना NaOH था उतना ही HCl चाहिए होगा। भाड़ में जाए बीच में Na2CO3 पैदा हुआ है, सीधा इसको इंटू 5 करो तो भी आंसर आ जाता। क्योंकि देखो अल्टीमेटली एक Na2CO3 2 HCl खाएगा और एक Na2CO3 2 NaOH से बनता है, तो मैं ये तो एज्यूम कर ही ले सकता हूं ना, जो अल्टीमेटली 2 NaOH 2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी स्टार्टिंग में बीच में क्या हुआ है भाड़ में जाए, जितना NaOH था मिथाइल ऑरेंज में एग्जैक्टली उतना ही चाहिए होगा। तो यहां पर हमारा ऑलरेडी 4 आ गया था HCl का रिक्वायरमेंट, वही हमारा इनिशियल NaOH भी होगा। तो NaOH जो आ जाता वो मेरे पास 20 आ जाता, वो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था, या फिर इस तरीके से बिना दिमाग लगाए भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40, मास ऑफ NaOH कितना आएगा? 20 into 40 into 10 to the power -3, तो कितना हो जाएगा? 0.8 ग्राम। एंड सैंपल हमारा 1 ग्राम का था, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaOH कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.8 by 1 into 100, that is equals to 80%। NaOH का जो प्योरिटी होगा that will be equals to 80%। okay, and now next जो है, कितना मास परसेंट हमारा जो Na2CO3 का मास परसेंटेज होगा वो हमारा कितना होगा? ध्यान देना, Na2CO3 हमारा कितना कन्वर्ट हुआ था? Na2CO3 हमारा कितना कन्वर्ट हुआ था? देखो, आफ्टर एक्सपोजर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, देखो NaOH में इंप्योरिटी जो था वो कितने ग्राम था? वो तो 0.2 ग्राम था, क्योंकि 1 ग्राम सैंपल में इनिशियली NaOH जो था वो हमारा 0.2 ग्राम ही था। तो इंप्योरिटी जो होगा वो इंप्योरिटी तो 0.2 ग्राम ही होने वाला है, इस पर तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ बदलाव आएगा। टोटल मास 1 ग्राम मत नहीं मान सकता हूं मैं, वो ऑब्वियस कॉमन मिस्टेक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? इसके यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? जो ये दोनों पे अगर मैं ध्यान दूं, 12 मिलीमोल NaOH बचा हुआ है, तो मास ऑफ NaOH जो बचा हुआ है 12 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.48 ग्राम।
और Na2CO3 पैदा होता है 4 मिलीमोल। तो मास ऑफ Na2CO3 4 into 106 into 424 ग्राम। ठीक है, therefore total mass of sample कितना आ जाएगा? 0.2 plus 0.48 plus 0.424 ग्राम। 1.104 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 मेरे पास आ जाएगा 0.424 इंटू 100 बाई 1.104। कितना आएगा? 42.4। 424 अपॉन 11 लगभग 9। लगभग मान लो 38.55%। इसमें जो कॉमन मिस्टेक होता है Na2CO3 का मोल से, ठीक है, मास करके 1 से डिवाइड कर देना। नहीं, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है तो सैंपल का मास में भी बदलाव आएगा, तो हमें नया सैंपल का मास निकालना पड़ेगा, उस पर फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। इसमें ऑब्वियसली ऑप्शन ए में तुम्हारे पास 42.4% होगा, जो कि डेफिनेटली हमारा गलत है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने काफी अच्छे लेवल पे खत्म कर चुके हैं। लगभग जितने भी वेरिएशंस बनते हैं वो सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। इससे ज्यादा वेरिएशन और टफ क्वेश्चन बन नहीं सकता है। जो भी बनेगा वो इन्हीं का माइन्यूट जो है चेंज करके ही बनेगा, उसको लेके हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी मूव ऑन टू द redox titration. Okay.